हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम है आप सभी का। आप सबको ऑडियो क्लियर है? एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। तो जैसा कि आपको पता है, अभी हम लोग इस सीरीज में जो डिस्कस कर रहे हैं, बैंकिंग पर चर्चा कर रहे हैं। और बैंकिंग में अभी तक हमने यहां पर जो चर्चा किया है, भारत में बैंकिंग विकास है, जो इसका इतिहास है भारत में आजादी से पहले और आजादी के बाद, इन दोनों पर हमने चर्चा किया था। और उसके बाद हमने फिर भारत में जो बैंकिंग संरचना है, जिसमें कि डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक्स थे, जिसमें कि कॉमर्शियल बैंक्स, आरआरबीज, कॉर्पोरेटिव बैंक्स, एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कंपनीज, फिर डेवलपमेंट बैंक और पेमेंट बैंक, वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, विकास बैंक और पेमेंट बैंक। इन सब पर हमने चर्चा किया था। ये पिछले क्लास में ये पूरा कंप्लीट हुआ था। फिर हमने आपको बताया था कि अगले क्लास में जो हम लोग आरबीआई पर पूरा संपूर्ण चर्चा करेंगे। आरबीआई, ध्यान रखिएगा, आरबीआई एक्ट के अकॉर्डिंग भी बैंकों को दो कैटेगरी में बांटा जाता है। पिछले क्लास में भी हमने बताया था। आरबीआई बैंकों को दो कैटेगरी में बांटता है जो भारत में बैंक हैं। एक शेड्यूल्ड बैंक होते हैं, अनुसूचित बैंक, और एक नॉन शेड्यूल्ड बैंक। तो आरबीआई एक्ट के अकॉर्डिंग बैंक दो तरह के होते हैं, एक शेड्यूल्ड बैंक, अनुसूचित बैंक, और एक नॉन शेड्यूल्ड बैंक, गैर अनुसूचित बैंक। नॉन शेड्यूल्ड बैंक का तो सीधा सा डिफिनेशन है, जो शेड्यूल्ड बैंक नहीं है वो सारे के सारे नॉन शेड्यूल्ड बैंक है। तो शेड्यूल्ड बैंक का क्या डिफिनेशन है? तो इसका डिफिनेशन सीधा सा है कि जो आरबीआई एक्ट 1934 के शेड्यूल्ड 2 में जिन बैंकों को शामिल किया गया है वो सारे के सारे शेड्यूल्ड बैंक है, और जिनका नाम नहीं है वो क्या है? नॉन शेड्यूल्ड बैंक है, गैर अनुसूचित बैंक। आरबीआई जो है वो सर्वे सर्वा है हर एक बैंकों का। हम जब भारत के में बैंकिंग इतिहास पढ़ा रहे थे तो उसमें हम आपको बता भी रहे थे कि आरबीआई की स्थापना भारत में केंद्रीय बैंक के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य था कि भारत में जो मुद्रा निर्गमन से लेकर अन्य बहुत सारे कार्य बैंकों के बैंक के रूप में, बैंकर्स बैंक के रूप में, सरकार के बैंकर के रूप में, एक एजेंट के रूप में नियंत्रण करने के लिए बैंकिंग संस्थानों के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो हम लोग आज उसी पर हम लोग स्थापना से हम लोग यहाँ पर इनिशियल से ही पढ़ेंगे कि आरबीआई किस तरह से स्थापना हो गई, इसकी संरचना क्या है, इसकी वर्तमान स्थिति क्या है, और उसके बाद इसका फंक्शंस, मेन इसका जो है कार्य है। तो डिफरेंट जो कार्य है आरबीआई के, कुछ मामलों में तो आरबीआई को एक अधिकार दिया गया है, मोनोपोली है ये, कि मतलब कि ये यही कर सकता है, मतलब आरबीआई कर सकता है, दूसरा कोई और कर ही नहीं सकता है। और कुछ ऐसे कार्य जो कि बहुत ही भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण रखते हैं। और इसी में एक सबसे महत्वपूर्ण है मॉनेटरी पॉलिसी, जो आरबीआई का फंक्शंस है, उसको भी हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आरबीआई की स्थापना से ही प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हमने पिछला क्लास में भी बताया था, आरबीआई की स्थापना इसकी जरूरत के हिसाब से की गई थी। 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना था, 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर। तो उसके बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया सारे काम यही करता था। तो बहुत सारे लोगों ने बोला, मतलब उस समय के जो प्रमुख थे उन्होंने बोला कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को ही केंद्रीयकृत बैंक बनाया जाए। लेकिन बाद में आपको पता होगा कि हमने 2 का नाम लिया था, एक था हिल्टन यंग कमीशन और एक था केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति। इन्हीं दिनों के सिफारिश पर, रिकमेंडेशन पर आरबीआई एक्ट लाया गया। आरबीआई एक्ट जो आया 1934 में, और इसी के आधार पर आरबीआई की जो स्थापना होती है 1935 में की जाती है।
जब आरबीआई स्थापित हुआ तो इसकी क्या स्थिति थी? तो एक निजी बैंक था, केंद्रीय बैंक की भूमिका में था लेकिन निजी बैंक था, एक निजी बैंक के रूप में यह स्थापित हुआ। मतलब कि इसके जो स्वामित्व था, क्योंकि इस समय जो इसकी जमा पूंजी इनिशियल में थी ना, इनिशियल जो प्रारंभिक जमा पूंजी थी इसकी, इनिशियल प्रारंभिक जमा पूंजी क्या होता है कि जैसे कि जो भी संस्थान गठित होता है ना, तो एक कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड होते हैं, तो उसका एक कम से कम इतना कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। कैपिटल मतलब कि जो ओनर्स के द्वारा फंड लगाए जाते हैं उसी को कैपिटल पूंजी कहा जाता है। तो इनिशियल जो जमा पूंजी थी वो कुल 5 करोड़ थी, 5 करोड़। क्योंकि आप पढ़ते होंगे कि ये जमा पूंजी शेयर्स के रूप में होता है, हम आगे आपको बताएंगे शेयर्स क्या होते हैं जब स्टॉक मार्केट वगैरह डिस्कस करेंगे, कैपिटल मार्केट वगैरह, पूंजी बाजार, तो वहां पर इसको और भी बताएंगे। लेकिन बस यहां पर ध्यान रखिए कि जमा पूंजी जो आरबीआई जब स्थापित हुआ तो 5 करोड़ थी और एक शेयर का वैल्यू 100 रुपया था, क्योंकि इसका उपयोग आगे आएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। मतलब एक शेयर्स का वैल्यू था। शेयर्स क्या हो गया, जैसे कि जितना कि कंपनी का पूंजी होता है वो बहुत सारे डिफरेंट पार्ट में बटा होता है, वही इसी स्मॉल पार्ट को शेयर्स कहते हैं, अंश हिंदी में इसको कहते हैं। तो ये उसकी इनिशियल जमा पूंजी थी और इसके स्वामित्व कौन थे? विदेशी थे, मतलब तो इसीलिए इसको एक निजी बैंक के रूप में जाना जाता था। जब यह स्थापित हुआ था तो इसका मुख्यालय जो था वो कोलकाता में था, जो कि कोलकाता में 1935 से लेकर 1937 तक रहा। अभी इसका मुख्यालय कहां पर है? अभी वर्तमान में इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। मतलब कि 1937 से लेकर अभी तक। एग्जाम में ये यहां पर कंफ्यूज होता है बहुत सारे छात्रों को, तो इसको स्पेसिफिक आप ध्यान में रखिएगा। आरबीआई का जो मुख्यालय है जब स्थापित हुआ था तो कोलकाता में था, लेकिन बाद में इसको मुंबई में हस्तांतरित किया गया। कब हस्तांतरित किया गया? तो वो हस्तांतरित किया गया वो 1937 में। तो 1937 से लेकर अभी तक इसका मुख्यालय कहां पर है? तो वो है मुंबई में। क्लियर यहां तक सभी को? तो ये आरबीआई की स्थापना किस समय, और ध्यान रखिएगा आरबीआई जब स्थापित हुआ था तो 1935 में स्थापित हुआ था। तो जब आरबीआई स्थापित हुआ तो ये सिर्फ भारत का ही एक केंद्रीय बैंक के रूप में नहीं था, क्योंकि उस समय तो पाकिस्तान अलग नहीं था, बांग्लादेश जैसे कोई देश नहीं थे। आप यहां पर देखते हैं जो म्यांमार से जो प्रारंभ होता है अफगानिस्तान तक पूरे ही अखंड भारत के रूप में जाना जाता था, लेकिन 1947 के बाद स्थितियां बदली। यहां तक कि जो म्यांमार था उस समय बर्मा के नाम से जाना जाता था, बर्मा भी भारत का ही भाग था। ब्रिटिश जब यहां पर हुकूमत करने आए थे तो उन्होंने ब्रिटिश भारत का ही भाग बना दिया गया था बर्मा को, जिसे आज म्यांमार के नाम से जाना जाता है। तो आरबीआई म्यांमार के भी एक सरकार के बैंकर के रूप में काम किया था 1946 तक, और पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में 1948 तक काम किया था। मतलब कि पाकिस्तान एक अलग देश बना 15 अगस्त 1947 को, 14 अगस्त को वो बन गया था। तो लेकिन उस समय पाकिस्तान का अपना कोई केंद्रीय बैंक नहीं था, तो इसीलिए देखिएगा तो पाकिस्तान के एक केंद्रीय बैंक के रूप में 1948 तक, आजादी के मतलब कि बाद भी आरबीआई जो था एक केंद्रीय बैंक के रूप में काम किया। तो ये 2 पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहां पर ध्यान रखिएगा। वही चीज को हमने यहां पर नोट्स पे भी मेंशन किया हुआ है। स्वतंत्रता के बाद जून 1948 तक आरबीआई पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में भी काम किया, और म्यांमार, सॉरी ये 1947 होगा, मार्च 1947 तक म्यांमार के, और ध्यान रखिएगा ये केंद्रीय बैंक के रूप में म्यांमार का काम नहीं कर रहा था, एक सरकार के बैंकर के रूप में। आगे हम बताएंगे आरबीआई सरकार के बैंकर के रूप में, मतलब कि जो भारत सरकार है या राज्य सरकार है उनके खाता आरबीआई के अंतर्गत होते हैं। तो वही बर्मा, म्यांमार जो आज की डेट में जाना जाता है, मार्च 1947 तक
सरकार के बैंकर के रूप में काम किया। तो ये दो और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं आरबीआई के संरचना में। इसकी संरचना का सीधा सा मतलब है इसका केंद्रीय बोर्ड। केंद्रीय बोर्ड वह एक भाग है आरबीआई का जहां पर सारे मेन डिसीजन लिए जाते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। जो डिसीजन जैसे कि मौद्रिक नीति कैसे अपनाना है, और केंद्रीय बोर्ड में ही गवर्नर और जो प्रमुख व्यक्ति होते हैं आरबीआई के वो केंद्रीय बोर्ड में ही बैठते हैं। अब सवाल उठता है कि केंद्रीय बोर्ड में कौन कौन होते हैं। तो केंद्रीय बोर्ड में जो होते हैं एक गवर्नर होता है। गवर्नर जो अभी वर्तमान में कौन है, शशिकांत दास। शशिकांत दास। 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, 4 डिप्टी गवर्नर। 10 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं, स्वतंत्र निदेशक इनको बोला जाता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सारा यहां पर लिखा हुआ इसलिए हम यहां पर शॉर्ट लिख रहे हैं। इसके अलावा इसमें भारत सरकार के द्वारा वित्त मंत्रालय का एक नामित व्यक्ति भी होता है। जैसे कि भारत सरकार अपनी कुछ चीजों को आरबीआई तक पहुंचानी है तो भारत सरकार का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जो वित्त मंत्रालय के तहत वहां पर चुना जाता है और आरबीआई में वो केंद्रीय बोर्ड में मुख्य भूमिका निभाता है। तो भारत सरकार द्वारा नामित व्यक्ति आरबीआई के, जैसा कि हमने बताया कि एक इसका अपना मुख्यालय है। मुख्यालय कहां पर है, तो मुख्यालय है मुंबई में। तो आरबीआई के मुख्यालय के अलावा 4 इसके स्थानीय रीजनल बोर्ड भी है और इसके बहुत सारे ब्रांचेस भी है। जैसे कि देखिएगा आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय है, जैसे कि भारत के जितने भी अधिकतर राज्यों के जो राजधानी है वहां पर क्षेत्रीय कार्यालय भी है। तो हर एक राज्य की हमको जानने की जरूरत नहीं है कहां पर है, लेकिन हाँ ये मुख्यालय के बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये 4 जो इसके स्थानीय बोर्ड है जो भारत के 4 क्षेत्रों को रिप्रेजेंट करते हैं, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली। और इसका मुख्यालय भी है कहां पर, मुंबई में ही है। तो मतलब कि 5 इसके मेन फंक्शंस हो गए। एक मुख्यालय मुंबई में है, इसके अलावा 4 स्थानीय बोर्ड। 4 स्थानीय बोर्ड 4 क्षेत्रों को भारत के 4 दिशाओं में बनाए गए हैं। जैसे कि चेन्नई बनाया गया है जो दक्षिणी क्षेत्र के लिए, मुंबई स्थानीय बोर्ड को बनाया गया है जो पश्चिमी क्षेत्र के लिए, दिल्ली को उत्तरी भारत के लिए और कोलकाता को पूर्वी भारत के लिए। जो सारे उस जो रिप्रेजेंटेटिव मतलब कि एक तरह से हर क्षेत्र से मुख्यालय में जाकर अपने सूचनाओं को या फिर उससे संबंधित जितने भी चीजें हैं वो रिप्रेजेंट कर सके। और इसके जो प्रमुख होते हैं इन 4 स्थानीय बोर्ड के, वो केंद्रीय बोर्ड में भूमिका निभाते हैं। तो इसको बताने का पर्पस यही था कि केंद्रीय बोर्ड में गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, भारत सरकार द्वारा नामित व्यक्ति के अलावा 4 स्थानीय बोर्ड, ये जो 4 स्थानीय बोर्ड है उसके निदेशक भी 4 निदेशक होते हैं, 4 स्थानीय बोर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है यहां तक सभी को? तो ये इसकी संरचना हो गई जो हमने यहां पर बताया। और केंद्रीय बोर्ड में ही सारे डिसीजन लिए जाते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब इनका कार्यकाल कितने दिनों का होता है, तो जैसे कि जो गवर्नर वगैरह होते हैं, डिप्टी गवर्नर, उनका अधिकतम कार्यकाल जो होता है वो 4 साल के लिए होता है। या फिर जो रीजनल बोर्ड होते हैं, स्थानीय बोर्ड, उनके भी कार्यकाल जो होता है वो 4 साल के लिए होता है। हाँ, रीअपॉइंटमेंट भी होता है इसमें। और इनकी नियुक्ति जो होती है, गवर्नर और डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। जैसे कि अभी वर्तमान में शशिकांत दास हैं जो आरबीआई के गवर्नर हैं, जो कि एक पूर्व आईएएस अधिकारी भी रह चुके हैं। इससे पहले जो थे उर्जित पटेल थे जिन्होंने बीच में इस्तीफा दिया था। उससे पहले की बात करें तो रघुराम जी राजन थे जिन्होंने अपना 4 साल का कार्यकाल पूरा किया था। अब बात करते हैं इनमें जो गवर्नर बने हैं, एग्जाम में वो भी पूछा जाता है। तो हमने अभी लास्ट 3 जो गवर्नर थे अभी वर्तमान से लेकर
पिछले 3 तक हमने बताया। अब पूछा जा सकता है आपसे कि प्रथम गवर्नर कौन थे। तो प्रथम गवर्नर जो आरबीआई के बने थे वो थे सर ऑसबोर्न स्मिथ। ऑसबोर्न स्मिथ। दूसरे जो गवर्नर बने वो थे सर जेम्स टेलर। सर जेम्स टेलर। थर्ड जो गवर्नर बने वो थे सर सीडी देशमुख। और इन्हें प्रथम भारतीय जो आरबीआई के गवर्नर बने, मतलब कि सर सीडी देशमुख प्रथम ऐसे गवर्नर बने जो भारतीय थे, जबकि प्रथम और दूसरे स्थान पर जो थे ये विदेशी थे। क्लियर है यहां तक सभी को? हाँ बोलिए। अभी आरबीआई के गवर्नर शशिकांत करके शक्तिकांत दास है सर। शशिकांत दास। शक्तिकांत दास है। अब देख लीजिए उसको एक बार। शशिकांत दास है, वो स्पेलिंग से लेकर नहीं हो रही है, शशिकांत दास ही है। नहीं सर, शक्तिकांत दास है। ठीक है सर। हाँ वो शक्तिकांत ही होगा। हाँ शक्तिकांत दास ही है, उसको मिस्टेक है, उसको अपडेट कर लीजिए सभी को। शक्तिकांत दास है। ओके सर। क्लियर है यहां तक सभी को? ओके तो जैसा कि हम यहां पर बता रहे थे कि प्रथम जो गवर्नर थे सर ऑसबोर्न स्मिथ थे, सेकेंड जो थे सर जेम्स टेलर और थर्ड जो थे सर सीडी देशमुख। और ये आरबीआई के तीसरे गवर्नर सर सीडी देशमुख, और प्रथम आरबीआई के गवर्नर बने, प्रथम भारतीय जो आरबीआई के गवर्नर बने वो थे सीडी देशमुख ही। तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा जो अभी वर्तमान में 25वें स्थान पर है, 25th रैंक पर है जो आरबीआई गवर्नर है शक्तिकांत दास। इससे पहले 24th नंबर पे थे उर्जित पटेल, और 23rd पर थे रघुराम राजन। अभी तक जितने भी 25 गवर्नर अभी तक बने हैं आरबीआई के, उसमें से एक भी महिला गवर्नर आज तक नहीं बनी है। डिप्टी गवर्नर में कुछ नाम आता है, जैसे केडी उड़ेसी थी जो कि प्रथम डिप्टी गवर्नर के रूप में बनी थी। जैसे 4 डिप्टी गवर्नर एनी टाइम होते हैं जो भारत सरकार द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं 4 साल के लिए, रीअपॉइंट भी हो सकते हैं, और डिप्टी गवर्नर से गवर्नर भी बन सकते हैं। जैसे कि उर्जित पटेल आरबीआई के डिप्टी गवर्नर पहले हुआ करते थे, फिर बाद में इनको गवर्नर भी बनाया गया था, लेकिन बीच में फिर इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। क्लियर यहां तक? तो कुछ पॉइंट को यहां पर नोट कर लीजिएगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक चीज और यहां पर ध्यान रखना है, क्योंकि आरबीआई जो था, जैसा कि हम बता रहे थे ना कि आरबीआई जब स्थापित हुआ था तो एक निजी बैंक के तौर पर स्थापित हुआ। तो आरबीआई का नेशनलाइजेशन किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया।
तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को, और इसे एक अपेक्स इंस्टीट्यूशन का दर्जा दिया गया। राष्ट्रीयकरण का मतलब पहले ही बता चुके हैं। अपेक्स इंस्टीट्यूशन का हिंदी में बोलते हैं शीर्ष संस्था। शीर्ष मतलब सबसे बड़ा, शीर्ष संस्था। राष्ट्रीयकरण का मतलब हुआ उसको अपने अधीन में लेना, तो हिस्सेदारी उसकी विदेशी थी तो सरकार ने इसको अब खरीद लिया। तो जैसे कि वहां पर बता रहे थे कि इनिशियल पूंजी जो थी, इनिशियल जो कैपिटल था आरबीआई का, वो कितना था 5 करोड़, जिसमें कि एक शेयर का दाम था 100 रुपया। तो भारत सरकार ने इसको 118 रुपया में खरीदा था। 118 रुपया कुछ आना था, तो उसको एग्जैक्ट आप 118 रुपया उसको नोट कर लीजिएगा। क्लियर है? तो ये कुछ पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं आरबीआई। ये मेन जो इसकी संरचना थी, इसकी स्थापना थी और उससे संबंधित राष्ट्रीयकरण किस तरह से हुआ, उन सब पर हमने डिस्कस किया। एक चीज यहाँ पर और प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि पूछा जा सकता है कि जब आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था तो उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो उस समय प्रथम जो भारतीय गवर्नर बने थे सीडी देशमुख, वो बनाए गए थे। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर सीडी देशमुख थे। अब इसके जो हम लोग कार्य में आते हैं, आरबीआई का बहुत सारे कार्य हैं और कुछ कार्य तो इनको मोनोपोली के रूप में जाना जाता है कि आरबीआई ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। और उसमें पहला कार्य होता है नोट जारी करना। नोट जारी करना मतलब कि इसको नोट नहीं बोले, मुद्रा जारी करने का काम जो किया जाता है वो आरबीआई के द्वारा किया जाता है। जैसे कि आपको पता हो कि भारत में जो मुद्रा है वो 2 तरह की मुद्रा है। एक मुद्रा जो है वो क्वाइंस, सिक्के के रूप में है, और एक कागजी मुद्रा है, मतलब जो करेंसी जो नोट है वो बात कर रहे हैं। अब यहां पर बात करते हैं कि 2 चीजें यहां पर समझना है, इसकी छपाई या फिर ढलाई। सिक्के जो होते हैं ढाले मिल्टिंग किए जाते हैं, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण, जैसे कि जनता तक ये जो मुद्राएं कैसे पहुंचे। तो मुद्रा का वितरण तो सारे जितने भी मुद्रा हैं, चाहे वो क्वाइंस हो प्लस करेंसी नोट हो, इन सारे का वितरण आरबीआई ही करती है। जितनी भी मुद्राएं हैं उनका वितरण सिर्फ आरबीआई करती है, आरबीआई ही कामों को करती है। आरबीआई बैंकों को देती है और बैंक पोस्ट ऑफिस के माध्यम से जनता। अब छपाई की बात करते हैं तो इसमें 2 चीज ध्यान रखना है कि जो छपाई और ढलाई है, हम इसमें बात करते हैं क्वाइंस की, सबसे पहले सिक्के की, प्लस 1 रुपए के जो नोट होते हैं, 1 रुपए के नोट, इनको भारत सरकार का वित्त मंत्रालय छापता है। और बाकी के जितने नोट हैं, बाकी के जो करेंसी नोट हैं, कागजी जो मुद्रा है, वो आरबीआई के द्वारा, जैसे कि 10 के, 20 के, 5 के, 100 के, 20 के, 500 के, 200 के, 2000 के, तो ये जितने भी करेंसी नोट हैं वो आरबीआई के द्वारा छापे जाते हैं 1 रुपए को छोड़कर। और जितने भी सिक्के हैं और 1 रुपए के नोट होते हैं वो भारत सरकार का जो वित्त मंत्रालय है वो उसको छापने का काम करता है। लेकिन जब वितरण की बात आती है तो वो आरबीआई के थ्रू ही होती है। भारत सरकार अपने खुद से फंड जारी नहीं करती है किसी बैंक को या फिर किसी और को, क्योंकि भारत सरकार का बैंक कौन है? आरबीआई है। तो वो आरबीआई के थ्रू ही सारा जारी किया जाता है। तो ये मुद्रा जारी करने का जो एक मोनोपोली है, एक अधिकार है, सिर्फ आरबीआई के पास। आरबीआई के अलावा और कोई नहीं कर सकता है। जब मुद्राएं जारी की जाती है तो इसके लिए भी कुछ नियम होते हैं जिसका पालन करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि जब मन जितना किया मुद्रा छाप दी और कोई नियम का पालन नहीं हो रहा है। तो यहां पर आरबीआई जो है वो न्यूनतम जो रिजर्व प्रणाली है उसका पालन करती है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम।
ये नियम क्या बोलता है कि अगर कभी भी, जैसे कि आरबीआई डिसीजन खुद से नहीं लेती है कि मुद्रा छापना है, वो भारत सरकार का डिसीजन होता है और भारत सरकार का नियमों का पालन करना पड़ता है आरबीआई को। तो जब भी मुद्राएं छपती है तो उसके लिए एक मिनिमम रिजर्व सिस्टम होता है कि वो 200 करोड़ होता है, कि जब भी मुद्राएं छापा जाएगा तो 200 करोड़ का एक रिजर्व होना चाहिए। और ये 200 करोड़ में भी इसको बांट दिया गया है, जिसमें कि 115 करोड़ का कम से कम 115 करोड़ का कम से कम गोल्ड होना चाहिए और 85 करोड़ मतलब शेष जो है, शेष विदेशी मुद्रा में होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें याद कर लेते हैं 115 और 85 फिक्स कर देते हैं, ये फिक्स नहीं है। गोल्ड कम से कम 115 करोड़ का होना चाहिए, बाकी का शेष विदेशी मुद्रा में। क्लियर है? अगर ये 120 करोड़ है तो ये 80 करोड़ होगा, लेकिन मिनिमम 115 करोड़ होना चाहिए। तो ये प्रावधान है और उसी के बाद फिर आरबीआई करेंसी को छापती है। तो दो चीजें यहां पर अभी हमने डिस्कस किया। पहला फंक्शंस में हमने दो चीज बताया कि मुद्राएं किस तरह से यहां पर कौन कौन छापता है और किस तरह से वो वितरण होता है, और एक मिनिमम रिजर्व सिस्टम प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। अब यहां पर एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं कि जो आरबीआई मुद्रा को छापती है या फिर भारत सरकार का वित्त मंत्रालय सिक्के और कॉइन्स को जो ढालती है, तो वो कहां कहां किया जाता है। तो भारत में इसके बहुत सारे संस्थान हैं जहां पर ये काम होता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं भारत में नोट कहां कहां छपते हैं। तो भारत में 4 जगह हैं, एक देवास मध्य प्रदेश में, नासिक महाराष्ट्र में, और मैसूरी जो है कर्नाटक में, और सल्बोनी वेस्ट बंगाल में। ये 4 जगह पर भारत में नोट छपते हैं। जो भी आपके हाथ में करेंसी आपके पास होगा, वो सारे जो करेंसी नोट होते हैं ये 4 जगह से ही छपकर आते हैं। और इन चारों जगह के लिए जो कागज होता है, क्योंकि कागज का ये निर्माण खुद नहीं करती है, छापने का काम करते हैं, तो जो कागज बनाया जाता है ये मध्य प्रदेश में होशंगाबाद एक जगह है, यहीं पर ये एक सिक्योरिटी पेपर मिल है, वहीं पर ये कागज बनता है और ये कागज चारों जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है और उसी कागज पर करेंसी छपते हैं, जो कि देखिएगा कि लंबे समय तक बने रहते हैं। अब देखिएगा ये जो 4 अब देख रहे हैं 4 जगह जहां पर नोट छपते हैं, तो इसमें 4 में से 2 जो है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के देखरेख में काम होता है, जबकि 2 जगह जो है मैसूर और सल्बोनी, जो पश्चिम बंगाल, मैसूर और जो सल्बोनी है, ये जो आरबीआई है उसके अधीन में ये काम करते हैं। और ये जो 2 है वो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम करते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री, और ये आरबीआई के अधीन में होते हैं। देवास, जो नासिक और देवास में, वहां पर प्रेस सुरक्षा प्रिंटिंग और मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, उन्हीं जो भारत सरकार के वित्त विभाग के अंतर्गत काम करता है। और मैसूर और कर्नाटक में भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, एक 2 संस्था है दोनों जगह, तो वहां पर काम होती है। और इनको जो पेपर मिलता है वो होशंगाबाद में स्थित है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में जो स्थित है, वहीं से सिक्योरिटी पेपर मिल से इन चारों जगह पर जो कागज हैं भेजे जाते हैं और उसी पर वो मुद्राएं छपती है। तो ये उससे संबंधित था, जो करेंसी से संबंधित है, जो आरबीआई का कार्य है। ये पूरा पहला फंक्शन होता है। अब इसमें किसी को डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप यहां पर पूछ सकते हैं। क्लियर यहां पर सभी को? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और यहां पर सिक्के के बारे में देख लेते हैं। सिक्का, जो कॉइन्स वगैरह होते हैं उसका जो ढाला जाता है, उसके लिए भी 4 जगह, एक मुंबई है, कोलकाता है, हैदराबाद और नोएडा है। मतलब कि जो कॉइन्स सिक्के भी ढाले जाते हैं ये देश भर में 4 जगह, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। जैसे कि कोई सिक्का देखकर कैसे पता चलेगा कि वो कहां छपा गया है, ढलाई किया गया है। तो जैसे कोई कॉइन्स होगा, जैसे यहाँ पर 1 रुपए का कॉइन है, यहाँ पर देखिएगा डेट लिखा हुआ है कब इसका ढलाई किया गया था, और यहाँ पर एक मार्क देखिएगा, ये मार्क है। तो जो भी कॉइन्स होते हैं उसमें कोई ना कोई मार्क्स होता है। हो सकता है कोई कॉइन्स में मार्क्स ना हो, तो क्या पता चलेगा? जैसे कि अगर कहीं पर डायमंड मार्क है तो वो मुंबई में ढाला गया है। अब बोलिए सर मेरे पास जो कॉइन्स है उसमें तो कोई मार्क ही नहीं है, तो इसका मतलब वो कोलकाता में ढाला गया है।
स्टार मार्क है तो हैदराबाद में, और डॉट मार्क है तो नोएडा में वो ढाला गया है। तो ये जो संबंधित है मुद्रा से संबंधित वो सारे तथ्य थे यहां पर। हाँ बोलिए। हेलो, ओके, तो अब हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले फंक्शंस में। अगला फंक्शन है ये भारत सरकार के बैंक के रूप में, राज्य सरकार और भारत सरकार का खाता कहाँ होता है? आरबीआई में। बैंकों का बैंक के रूप में, बैंकों का बैंक मतलब कि जितने भी बैंक भारत में काम कर रहे हैं उसके जितने भी हैं उनके एक कंट्रोलर या फिर एक नियंत्रणकर्ता के रूप में जाना जाता है आरबीआई को। इसके अलावा आरबीआई को अंतिम घड़ी का बैंक भी कहा जाता है। अंतिम घड़ी का बैंक, बैंकों के लिए बैंकिंग एट लास्ट रिजोर्ट, बैंकिंग एट लास्ट रिजोर्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी एक व्यक्ति को लोन की जरूरत पड़ती है तो बैंक के पास जाता है। अगर बैंक को ही पैसे की जरूरत पड़ी तो कहां जाएगा? आरबीआई के पास। और आरबीआई अगर हाथ खड़े कर देती तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए अंतिम घड़ी का बैंक कहा जाता है। फिर उसके बाद एक क्रेडिट नियंत्रक की भूमिका के रूप में आरबीआई काम करता है। क्रेडिट नियंत्रण मतलब कि जैसे कि हम कॉमर्शियल बैंक जब बता रहे थे तो उसके फंक्शंस, सेकेंडरी फंक्शंस में हमने आपको बताया था द्वितीयक कार्य में कि आरबीआई जो है, सॉरी, बैंक जो होते हैं कॉमर्शियल बैंक वो क्रेडिट क्रिएट करते हैं। क्रेडिट क्रिएट करने का क्या मतलब है कि वो लोन देते हैं, लोन प्रोवाइड करना। आप जाइएगा बैंक में, बैंक आपको लोन देगी, तो बैंक लोन भी दे तो एक निश्चित मात्रा में दे। मार्केट में ज्यादा पैसा होना भी, जिसको बोलते हैं यहां पर फ्लो ऑफ लिक्विडिटी, जो मनी सर्कुलेशन है, फ्लो ऑफ लिक्विडिटी है, वो एक निश्चित मात्रा में हो, न ज्यादा हो न कम हो, तो उसको नियंत्रण करना। अभी बैंक तो इंटरेस्ट के लालच में लोन देते रहेंगे, क्रेडिट क्रिएट करते रहेंगे, लेकिन उसको कंट्रोल करने का काम आरबीआई करती है। और आरबीआई इसको डिफरेंट जो मेथड होते हैं उसके तहत करती है। और आज के डेट में आरबीआई का यह एक सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा और कुछ फंक्शंस देखने के बाद चर्चा करेंगे। बस इसमें ध्यान रखिएगा, क्रेडिट कंट्रोल मतलब कि सीधा सा लोन देने का एक निश्चित मात्रा को नियंत्रण। इसमें और भी बहुत सारे आते हैं जो आगे डिस्कस करेंगे। अगला फंक्शन है इसमें विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक के रूप में काम करता है। आरबीआई जो है फॉरेन करेंसी का रिजर्व सिर्फ आरबीआई भारत में रख सकता है, इसके अलावा कोई भी नहीं रख सकता है। हाँ, डील कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट नहीं समझते हैं सर कि बहुत सारे बैंक तो डील करते हैं। बिल्कुल, डील करना अलग चीज है कि आप उनको दे दिए अपना रुपीस और उनसे डॉलर ले रही है। अगर विदेश में आप जा रहे हैं तो ये कर सकते हैं, या फिर कोई व्यक्ति इंडिया आया है उसके पास डॉलर है, वो रुपीस लेना चाहता है तो कर सकता है। लेकिन वो एक रिजर्व रखना का मतलब वो नहीं हुआ, रिजर्व सिर्फ आरबीआई रख सकती है। जैसे कि अभी बोला जाता है कि भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है, जो फॉरेन करेंसी रिजर्व है, ये बहुत ज्यादा ही, अभी करीब 611, ये ज्यादा ही होगा, ये करीब हम बता रहे हैं, ये पिछले साल का डाटा, 611 बिलियन यूएस डॉलर हो चुका है, जो विश्व में अभी चौथे या पांचवें स्थान पर है ये फॉरेन करेंसी रिजर्व के मामले में। जब हम आपको एक बताए थे, जब आर्थिक सुधार हुआ था भारत में, तो उस समय भारत का फॉरेन करेंसी रिजर्व मात्र 1 हफ्ते के लिए बचा था, और आज विश्व में चौथे या पांचवें स्थान पर आता है। तो इसमें बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। आरबीआई के ये सारे प्रमुख कार्य हो गए हैं। इसके अलावा भी आरबीआई के कार्य होते हैं, जैसे कि सर्वेक्षण करना। सर्वेक्षण करने का मतलब है कि समय समय पर डाटा वगैरह जारी करना। आरबीआई अपना रिपोर्ट भी जारी करती है, विभिन्न तरह के वार्षिक रिपोर्ट वगैरह जारी करती है, विभिन्न सर्वेक्षण करती है। इसके अलावा आरबीआई जो है भारत सरकार के एक प्रतिनिधि के रूप में जो वित्तीय
जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संगठन है जैसे कि WB, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, ADB हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, उनमें प्रतिनिधि के रूप में भी काम करता है RBI ही। तो ये सारे जितने भी महत्वपूर्ण जो थे कार्य वो सारे हमने डिस्कस किए। इसके अलावा भारत सरकार की जितने भी सिक्योरिटीज हैं या फिर डिस्काउंटिंग ऑफ बिल करना हो गया, सरकारी प्रतिभूति, व्यापारिक प्रतिभूति, बिलों की खरीद बिक्री, ऋण देना सरकारी खरीद के लिए, वार्षिक रिपोर्ट जारी करना, मूल्यवान वस्तुओं को बिक्री आदि में शामिल करना, तो ये सारे RBI के कार्यों के अंतर्गत ही आते हैं। तो ये जितने भी प्रमुख कार्य थे वो सारे हमने यहां पर डिस्कस कर लिए। अब इसमें एक और प्रमुख कार्य है रह गया है, वो अब क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी। RBI मॉनेटरी पॉलिसी और कुछ नहीं है, इसे हम लोग अलग से स्टडी करते हैं, लेकिन ये RBI का ही एक कार्य है। हिंदी में इसको बोलते हैं मौद्रिक नीति, RBI की मौद्रिक नीति। इसके बारे में चर्चा करते हैं। उससे पहले कि नहीं वो कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। हाँ बोलिए। सर मूल्यवान वस्तु में क्या क्या आ जाएगा सर? मूल्यवान वस्तु में कुछ भी, जैसे गोल्ड वगैरह आ जाएगा इसमें, गोल्ड, डायमंड वगैरह या फिर जो भी है। अच्छा, कुछ अगर एक एक लाइन का अगर आपका डाउट है ना तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, ज्यादा सही रहेगा। हाँ, लंबा डाउट हो गया जिसे आपको लगता है कि नहीं कमेंट करेंगे तो नहीं पता चलेगा, तो लंबे जो है ना तो हर बार फिर हमको रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो लंबे डाउट है थोड़ा बहुत तो आप कमेंट कर सकते हैं, एक एक दो लाइन का पॉइंट है तो आप सभी को लिए। ओके, मॉनेटरी पॉलिसी हम डिस्कस करते हैं यहां पर। हिंदी में इसको बोलते हैं मौद्रिक नीति। सबसे पहले तो यहां पर कुछ चीजें यहां पर ध्यान रखिएगा। यहां पर एक चीज डिस्कस करना चाहेंगे। पहले क्या था और अभी भी ध्यान रखिएगा, वो RBI के अंतर्गत ही होता है। मॉनेटरी पॉलिसी RBI ही करती है, लेकिन पहले क्या था कि 2016 से पहले RBI खुद इसमें इन्वॉल्व होती थी, लेकिन 2016 के बाद RBI ने एक कमिटी बनाई जिसको कहा गया मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ये RBI ने ही क्रिएट किया है, जिसमें इसके में भी प्रमुख रहेंगे, RBI के गवर्नर ही प्रमुख रहेंगे और अन्य प्रमुख लोग इसमें शामिल होंगे, डिप्टी गवर्नर और प्रमुख लोग। लेकिन ये एक कमिटी अलग से बनाया गया RBI के द्वारा। और आज की डेट में मौद्रिक नीति का निर्धारण मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के द्वारा ही किया जाता है। अब देखिए यहां पर एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन उत्तर देते वक्त बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं। प्रश्न है यहां पर कि मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी का निर्धारण कौन करता है? बस यही प्रश्न हर जगह सेम रहेगा, सिर्फ ऑप्शन अलग अलग रहेंगे। जैसे कि यहां पर ऑप्शन दिया हुआ है, A RBI, B MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, C SEBI और D है यहां पर SBI। इसमें आपका उत्तर क्या होगा? ये पहला प्रश्न हो, पहला इस प्रश्न का पहला ऑप्शन, इसमें उत्तर क्या होगा कमेंट कीजिएगा। दूसरा यहां पर प्रश्न यही है, मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है, लेकिन ऑप्शन यहां पर देखिए क्या है, RBI। दूसरा ऑप्शन है यहां पर SEBI सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तीसरा है SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और चौथा है वित्त मंत्रालय। ये दूसरा प्रश्न हुआ। और तीसरा यहां पर एक और प्रश्न आ सकता है, मतलब ऑप्शन आ सकता है, प्रश्न वही है, A मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, B SEBI, C SBI और D है वित्त मंत्रालय। अब यहां पर देखिए इसका उत्तर आप लोग कमेंट कीजिए क्या क्या हो सकता है, पहला का, दूसरा का, तीसरा का।
1 2 3 करके कमेंट कीजिए तो ज्यादा सही समझेंगे। चलिए इसको समझ लीजिए, उत्तर कमेंट करते हैं वो भी, और नहीं कमेंट किए हैं वो भी समझिए। प्रश्न तो एक ही है, मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? सिर्फ ऑप्शन यहाँ पर है, ऑप्शन भी सेम ही है लेकिन आंसर देखिएगा अलग अलग होगा। यहाँ पर राइट आंसर बी होगा इसका, एमपीसी। यहाँ पर राइट आंसर ए होगा आरबीआई, और यहाँ पर राइट आंसर ए होगा एमपीसी। समझ रहे हैं? इसका उत्तर देने से ही आप क्लियर हो गए होंगे कि उत्तर आपको किस आधार पर देना है। ये अभी हमने बताया कॉन्सेप्ट क्या, ये 2016 में एक कमेटी गठित हुआ, आरबीआई ने ही गठित किया, आरबीआई द्वारा ही गठित किया गया है, लेकिन प्राथमिकता इसको देंगे। क्लियर है? प्राथमिकता इसमें, जैसे कि हम भारत में रह रहे हैं लेकिन जब हम विदेश में जाएंगे तो वहां पर भारत को संदर्भ करेंगे, लेकिन अब आप किसी देश में रहते हैं ना तो वहां पर अपने राज्य को, अपने जो शहर है, सिटी है, उसको संदर्भित करते हैं। आप कभी ये नहीं बोलिए कि हम भारत में रहते हैं। अगर कोई पूछेगा ना, मतलब जो भारत के अंतर्गत है, अपने मित्र से बात कीजिएगा तो हाँ रांची में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, उनको तो ये नहीं बोलिए कि हम भारत में रहते हैं। हाँ, लेकिन जब वही विदेश कोई बोलेगा, विदेशी कोई आपसे पूछेगा तो हम इंडिया से हैं ये बोलिएगा। तो इसीलिए उत्तर यहाँ पर है, आरबीआई और एमपीसी दोनों मतलब एक ही साथ है, लेकिन हम प्राथमिकता एमपीसी को देंगे क्योंकि यहाँ पर आरबीआई और एमपीसी दोनों पूछा गया है, लेकिन एमपीसी ये काम करती है। अब यहाँ पर एमपीसी है ही नहीं तो आरबीआई को हम देंगे, और यहाँ पर आरबीआई तो है ही नहीं तो इसी को टिक करेंगे। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं कि मौद्रिक नीति का निर्धारण कैसे होता है। तो मौद्रिक नीति का निर्धारण जैसा कि हमने बताया आरबीआई के द्वारा जो निर्धारित किया गया है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, उसके द्वारा किया जाता है। अब इसका निर्धारण कैसे होता है? इसका सीधा सा विधि क्या है, मेथड क्या है? तो यहां पर हम लोग 2 मेथड के बारे में चर्चा करेंगे। पहला क्वालिटेटिव मेथड या मेजर्स विधि, हिंदी में इसको बोलते हैं गुणात्मक विधि, और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव मेथड, हिंदी में इसको बोलते हैं मात्रात्मक विधि। अब यहां पर दोनों में इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि क्वालिटेटिव को सिलेक्टिव भी कहा जाता है, चयनात्मक भी कहा जाता है। अब यहां पर दोनों का मतलब समझिए। यहां पर वर्ड जो है इसका क्वांटिटेटिव शब्द है। क्वांटिटिव मतलब कि समझ रहे हैं कि मात्रात्मक, संख्या की बात कर रहा है। जैसे कि एक क्लासरूम में कितने बच्चे हैं तो आप बता सकते हैं कि हाँ 40 बच्चे हैं, तो ये मात्रा आपसे पूछा गया। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि इस क्लासरूम में एक मोहन नाम का लड़का है, उसका स्वभाव कैसा है, वो जल्दी गुस्सा करता है, झगड़ालू है, या फिर वो तेज बोलता है, तो उसका एक क्वालिटी को बात कर रहे हैं। क्वालिटी दिखता नहीं है, उसके स्वभाव से पता चलता है। तो यहां पर वही चीजें हैं, यहां पर क्वालिटेटिव का मतलब वही, मतलब कि जो आरबीआई यहां पर निर्णय लेती है वो अर्थव्यवस्था में स्थिति को देखते हुए ये सारे डिसीजन लेती है। इसमें क्वांटिटेटिव कुछ बढ़ाया घटाया नहीं जाएगा। जैसे कि आपने केवाईसी नॉर्म सुना होगा, नो योर कस्टमर। केवाईसी नॉर्म कोई मात्रात्मक नहीं है, क्वालिटेटिव है। क्वालिटेटिव क्यों है? क्योंकि अगर आपका खाता रहेगा तभी, मतलब केवाईसी जमा कीजिएगा तभी खाता चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। पैन कार्ड है, डिपॉजिट कर रहे हैं तो 50,000 से ज्यादा डिपॉजिट कीजिएगा तो कंपलसरी पैन कार्ड है। तो ये सारे क्वालिटेटिव के अंतर्गत आता है, गुणात्मक विधि के अंतर्गत आते हैं। इसमें बहुत सारे मॉरल शोषण होते हैं, नैतिक दबाव वगैरह, प्रत्यक्ष कार्रवाई की जाती है। तो नैतिक दबाव इसमें आता है, बैंकों पर नैतिक दबाव बना जाता है। अब ध्यान रखिएगा क्रेडिट कंट्रोल क्यों किया जाता है। तो क्रेडिट कंट्रोल करने का अर्थ यहां पर सीधा सा है कि एक निश्चित मात्रा में जो मनी का सर्कुलेशन मार्केट में हो, ना ज्यादा हो ना कम हो। इसलिए
इन विधि का उपयोग किया जाता है बैंकों पर दबाव बना। जैसे कि बैंकों में नैतिक दबाव का अर्थ इस आधार पर है कि जैसे कि आजकल बैंक वगैरह इंटरेस्ट के लालच में बहुत सारे लोन वगैरह देते रहते हैं, एक से एक ऑफर लाएंगे। और उनका टैग लाइन भी सुनिएगा, एक टैग लाइन है, चलकर आइए चलाकर जाइए। इसका मतलब हुआ कि आप पैदल आइए और हमारे पास लोन लीजिए और गाड़ी लेके जाइए, मतलब कार लोन आपको दे रहा है। तो इस तरह के टैग लाइन होते हैं। तो इसको मतलब कि एक नियंत्रण मात्रा में, ये भी इसके लिए भी एक नियम होना चाहिए, क्योंकि लोगों के पास ज्यादा पैसे होना भी महंगाई का कारण हो सकता है। महंगाई के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन लोगों के पास ज्यादा पैसा होना भी महंगाई का कारण है। तो इसीलिए इस तरह के कंट्रोल किए जाते हैं। और एक पैसे की कमी होना भी मतलब कि अर्थव्यवस्था में खराब स्थिति ला सकती है, इसीलिए यहां पर इनका नियंत्रण होना जरूरी है। तो क्वालिटेटिव में नैतिक दबाव हो गया, प्रत्यक्ष कार्रवाई, ये सारे इसमें शामिल होते हैं। जबकि क्वांटिटेटिव में मात्रात्मक इसमें होता है। मात्रात्मक में क्या क्या किए जाते हैं, तो कुछ इसमें जैसे कि कभी रेपो रेट घटा दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। रिवर्स रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट, हिंदी में भी यही नाम रखते हैं। रिवर्स को इसको हिंदी में बोलिएगा तो उल्टा बोल सकते हैं रेपो रेट, लेकिन वही रहता है। फिर इसमें सीआरआर होता है, एसएलआर होता है। सीआरआर नगद आरक्षित अनुपात, एसएलआर वैधानिक तरलता अनुपात। एक एमएसएफ होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, और इसमें एक बैंक रेट होता है, बैंक रेट। इसमें एक और होता है, एक और होता है जो यहां पर ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं, खुली बाजार की क्रियाएं। तो ये मात्रात्मक क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही है। और आरबीआई जो निर्णय लेती है सबसे ज्यादा, यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्लियर है? अब इस पर हम लोग एक एक करके सभी पर चर्चा करेंगे। यहां तक किसी को डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप यहां पर पूछ सकते हैं। ओके, किन्हीं का कोई डाउट नहीं है तो चलिए अब आते हैं इसमें। सबसे पहले हम लोग आते हैं, तीन को एक साथ डिस्कस करते हैं। एक रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, यहां पर लिखते हैं बैंक रेट, और यहां पर लिखते हैं रिवर्स रेपो रेट। इसका मीनिंग समझिएगा। सबसे पहले ये अलग अलग नाम आपको दिख रहे होंगे, लेकिन ये कुछ नहीं है, बस जो ब्याज होता है ना, ब्याज का ही है, अलग अलग नाम है। ब्याज, जैसे कि ब्याज क्या होता है, जब आप किसी से लोन लेते हैं तो उस पर इंटरेस्ट पे करते हैं, एक निश्चित रेट पर आप जो पे करते हैं चार्जेस, उसी को तो ब्याज कहा जाता है, इंटरेस्ट कहा जाता है। तो वही ब्याज का ही नाम है ये बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। अब ये नाम स्पेसिफिक क्यों दिया गया है, क्योंकि ये जो होता है ये जनरल लोन के जैसा नहीं होता है, क्योंकि इसमें ट्रांजेक्शन्स होते हैं, आरबीआई खुद करती है, तो इसलिए स्पेसिफिक नाम यहां पर मिलता है। और इससे पूरी अर्थव्यवस्था इसी से चलती है, जो बैंक मनी का जो सर्कुलेशन इसी के आधार पर चलता है। तो इसको समझते हैं। जब आरबीआई अपने ग्राहकों को, ग्राहक इसके कौन कौन हो सकते हैं, एक बैंक हो सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डेवलपमेंट बैंक कोई भी हो सकता है, तो जो लोन उपलब्ध कराती है और इस लोन पर अपने ग्राहकों से जो इंटरेस्ट वसूलती है, इंटरेस्ट जो ब्याज वसूलती है, उसको या तो रेपो रेट कहा जाता है या तो बैंक रेट कहा जाता है। मतलब कि बैंक रेट और रेपो रेट दोनों एक ही है। किस आधार पर कि लोन दिया गया, आरबीआई ने अपने ग्राहकों को लोन दिया
और उस लोन पर जो इंटरेस्ट आरबीआई रिसीव करती है उसी को बैंक रेट बोलेंगे या फिर रेपो रेट बोलेंगे। तो दोनों तो एक ही है, तो दोनों को अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं? तो उसको पढ़ने का कारण है क्योंकि रेपो रेट जो होता है ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, अल्पावधि के लिए, जबकि जो बैंक रेट होता है ये लंबे समय है, दीर्घकालिक अवधि के लिए, लॉन्ग टर्म। मतलब किसी में लोन अमाउंट जो लिया जाएगा वो लंबे समय के लिए, और जबकि रेपो रेट में एक शॉर्ट पीरियड के लिए लिया जाता है। तो अब डिफिनीशन देखिए, रेपो रेट उस रेट को कहा जाता है, मतलब रेपो रेट को अगर डिफाइन करना है तो इस तरह से डिफाइन करेंगे, जब आरबीआई अपने ग्राहकों को अल्पावधि के लिए, कम समय के लिए जो लोन उपलब्ध कराती है और उस पर जो ब्याज वसूलती है उसी को रेपो रेट कहा जाता है। बैंक रेट को कैसे डिफाइन करेंगे? जब आरबीआई अपने ग्राहकों को लंबी अवधि, दीर्घकालिक अवधि के लिए जो लोन उपलब्ध कराती है और उस लोन पर जो ब्याज वसूला जाता है उसी को बैंक रेट कहा जाता है। सिंपल है, इसमें सिर्फ आपको यहां पर ध्यान रखना है कि लोन कौन दे रहा है और इंटरेस्ट कौन रिसीव कर रही है। तो लोन आरबीआई दे रही है और इंटरेस्ट आरबीआई रिसीव करेगी। अब यहां पर आते हैं रिवर्स, इसका नाम देखिए रिवर्स है, रेपो रेट रिवर्स। रिवर्स का मतलब उल्टा होता है। यहां पर जस्ट उल्टा इस ये हो जाता है कि यहां पर आरबीआई लोन दे रही थी लेकिन यहां पर आरबीआई लोन रिसीव करती है, लोन लेती है अपने जो बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उससे। अब सवाल उठता है कि आरबीआई को भी पैसे, आरबीआई तो खुद पैसे छापता है, तो बिल्कुल पैसे अभी हमने बताया कि एक निश्चित मात्रा में छपते हैं और उसके लिए भी एक रिजर्व सिस्टम का पालन करना पड़ता है। 200 करोड़ होना चाहिए तभी नोटों की छपाई की जाती है। तब आरबीआई को भी पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के, लेकिन लंबे अवधि के लिए आरबीआई को जरूरत नहीं पड़ती है, एक शॉर्ट टर्म के लिए, तो इसीलिए ये रिवर्स रेपो रेट का प्रावधान है। तो आरबीआई लोन लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से और इस पर इंटरेस्ट पे करेगी, आरबीआई इंटरेस्ट पे कर रही है यहां पर, तो इसी को कहा जाता है, इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट को कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट को सीधा सा डिफाइन कर सकते हैं कि आरबीआई विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण लेती है और उस ऋण पर जो ब्याज आरबीआई के द्वारा पे किया जाता है उसी को रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। क्लियर है यहां तक सभी को? ओके, तो अब आगे चलते हैं। अगला जो है वो सीआरआर और एसएलआर, कैश रिजर्व रेशियो, हिंदी में इसको बोलते हैं नगद आरक्षित अनुपात। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसको बोलते हैं हिंदी में वैधानिक तरलता अनुपात। अब इसको समझिए क्या होता है ये। हर एक बैंक के पास जमा पूंजी होती है। जमा पूंजी अधिकतर बुकों में, हिंदी में देखिएगा, हिंदी वाले बुक्स में थोड़ा डिफरेंट मिलता है, वो एनडीटीएल को जमा पूंजी बोलते हैं। एनडीटीएल क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। मतलब कि जितने भी बैंक होते हैं डिमांड डिपॉजिट रिसीव करते हैं, फिक्स डिपॉजिट, टाइम लाइबिलिटीज वही हुआ समय अवधि जो खाता होता है, तो उसका कुछ परसेंटेज, चूंकि बैंक में आप पैसा जमा करते हैं तो ये रिस्क पर ही जमा करते हैं, अगर बैंक लेके भाग गया तो इसके लिए सरकार ने नियम बना के रखा हुआ है, आरबीआई के द्वारा ये नियम बनाया गया है कि जितने भी
एनडीटीएल है, जितने भी डिमांड डिपॉजिट है या फिर टाइम डिपॉजिट है, उसका कुछ परसेंटेज नगद में आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। आरबीआई के पास वो भी नगद में, कैश में रखना होगा। जैसे कि अभी सीआरआर 4% है, तो एनडीटीएल का 4% हर एक शेड्यूल्ड बैंक को, क्योंकि हम लोग यहां पर कॉमर्शियल बैंक नहीं बोल सकते हैं, शेड्यूल्ड बैंक जो हमने इनिशियल में बताया था, हर एक अनुसूचित, भारत में जितने भी अनुसूचित बैंक है, हर एक बैंकों को आरबीआई के पास नगद में अपने एनडीटीएल का कुछ परसेंटेज रखना पड़ता है, उसी को सीआरआर कहा जाता है। अभी 4% है ये। एसएलआर में आते हैं, हर एक बैंकों को, जितने भी शेड्यूल्ड बैंक है, हर एक बैंकों को अपने एनडीटीएल का कुछ परसेंटेज अपने पास ही रखना पड़ता है, अपने पास। अब सवाल उठता है कि ये नगद हो सकता है या फिर किसी अन्य फॉर्म में, तो ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, नगद में या फिर गोल्ड में, फॉरेन करेंसी में, कुछ भी अपने पास रखना है एनडीटीएल का। उसी को एसएलआर, वैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं। जैसे कि अभी वैधानिक तरलता अनुपात 18% है। क्लियर है? तो अभी तक हमने 5 जो क्वांटिटेटिव मेथड था उसमें डिस्कस कर लिया है। अब अगला आते हैं, एक यहां पर एमएसएफ मिलता है, एमएसएफ। एक्चुअली ये एक योजना है, आरबीआई ने इसको 11-12 के वित्तीय वर्ष में लाया था, 2011-12 के वित्तीय वर्ष में आया था एक योजना के रूप में। इसका फुल फॉर्म होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इसमें क्या होता है, आरबीआई बहुत ही कम अवधि के लिए, 12 घंटे 24 घंटे के लिए भी, जैसे कभी कभी देखिएगा बैंक हॉलीडे होता है, जैसे आज बैंक हॉलीडे है, कल भी बैंक हॉलीडे है, तो बैंकों को एक निश्चित मात्रा में, बैंक हॉलीडे नहीं होता है तो क्या होता है, एक निश्चित मात्रा में डिपॉजिट आता है, बैंक खुले रहते हैं। तो अब बैंक हॉलीडे हो गया, छुट्टी हो गया, या फिर लगातार बहुत दिन छुट्टी रह जाता है, तो अब बैंकों को तो पैसे चाहिए ही, क्योंकि लोन तो, बिजनेस करने वाले तो आजकल कैशलेस ट्रांजेक्शन होते हैं, डिजिटल, तो वहां पर फंड की आवश्यकता पड़ती ही है। तो ऐसे में 12 घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए लोन लिया जाता है, आरबीआई से लिया जाता है। ग्राहक, आरबीआई के जो ग्राहक हैं, बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो उसी पर जो इंटरेस्ट पे किया जाता है उसी को एमएसएफ कहते हैं। ये एमएसएफ का जो रेट होता है, ये बैंक रेट के बराबर होता है, बैंक रेट के बराबर। और बैंक रेट अभी कितना है, 4.25%। जितने भी यहां पर बता रहे हैं हर का रेट रहेगा, तो रेट कम से कम एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख के जाइएगा। हम यहां पर सबका रेट बताते जा रहे हैं, लेकिन आपको एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख के जाना है, क्योंकि चेंज होते रहते हैं। अब यहां पर एक लास्ट में बच गया है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं खुली बाजार की क्रियाएं। जैसे कि अभी हम इनिशियल में बता रहे थे कि मार्केट में फ्लो बना रहे, पैसे का सर्कुलेशन बढ़ा रहे, तो उसी के लिए आरबीआई क्या करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को जारी करती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ध्यान रखिएगा, ये सामान्य सिक्योरिटीज नहीं है जो कैपिटल मार्केट में डील होता है, कोई कंपनी जारी करती है। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होते हैं भारत सरकार के, और ये सिर्फ आरबीआई ही जारी कर सकता है और कोई भी नहीं। सबसे बेहतर होता है, अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को कौन खरीदेगा, कोई भी खरीद सकता है, आरबीआई इसको जारी कर रही है। और ये एक तरह का नन रिस्क, अगर पूछा जाए ना कि सबसे हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और सबसे कम रिस्क कहां पर है, ज्यादा पैसा भी हमको कमाई हो सके, जैसे पीपीएफ में कंट्रीब्यूट करते हैं, एक नन रिस्क इन्वेस्टमेंट है। उसी तरह ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं न के बराबर, यहां पे चूंकि गवर्नमेंट के पास आप पैसा दे रहे हैं और गवर्नमेंट अच्छे खासे फंड उसको देती ही है। गवर्नमेंट पैसा लेके कैसे भाग सकती है, कोई भी गवर्नमेंट होगा देगा ही। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इसमें इशू किया जाता है, और ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का खरीद बिक्री होता है। यहां पर खरीद होगा या बिक्री होगा, मतलब परचेज या सेल होगा। अब सवाल उठता है कि किस परिस्थिति में
तो इसीलिए ओपन मार्केट ऑपरेशन यहां पर ये डिपेंड करेगा पैसे की तरलता पर। मार्केट में पैसे की तरलता मार्केट में कैसा है, मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था में। तो पैसे की तरलता मार्केट में तीन अवस्था में हो सकती है, या तो पैसे की तरलता हाई होगी, या तो हो सकता है लो होगा, या फिर एक हो सकता है सामान्य में है, न ज्यादा है न कम है, बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड है। अब यहां पर समझिए कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को कब खरीदा जाएगा और कब बेचा जाता है। मार्केट में पैसे क्या है, ज्यादा है, तरलता ज्यादा है, तो इससे क्या होता है, महंगाई बढ़ने की संभावना होती है। तो इसीलिए क्या होता है कि मार्केट से पैसा कम करना है। मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा है, अब मार्केट से पैसा हम लोग को क्या करना है, आरबीआई को क्या करना है, कम करना है। तो आरबीआई यहां पर देखिए क्या करती है, पैसे निकाला जाएगा तो आरबीआई तो लोन किसी को देती ही नहीं है, मतलब एक जनता को तो लोन नहीं देती है, वो बैंक के थ्रू काम करती है। तो आरबीआई अप्रोच करती है बैंकों को, क्योंकि बैंक ही लोन दे के रखे हैं, इतना ज्यादा लोन दिए कि मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा आ गया। अब देखिए ये क्या करेगी आरबीआई, आरबीआई बोलेगी अब यहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को यहां पर क्या करेगी, क्योंकि पैसे यहां से निकालने हैं, तो पैसे निकालने हैं तो आरबीआई क्या करेगी, यहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करती है, उसका बिक्री करती है। जैसे कि यहां पर 500 करोड़ का सेल हो रहा है, 500 करोड़ का तो सेल हो रहा है, तो बैंकों को ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदना ही पड़ेगा। अब जब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदा गया, अब सवाल उठता है कि बैंक ये क्यों करेंगे, तो खरीदना करना तो पड़ेगा, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में ये आरबीआई के अकॉर्डिंग चलेगा। और इंटरेस्ट का लालच भी होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पर ज्यादा इंटरेस्ट मिलते हैं, बैंक को तो इंटरेस्ट चाहिए। तो 500 करोड़ का बैंकों ने खरीद लिया। अब चूंकि बैंक के पास पैसे कहां से आएंगे, जो मार्केट में दिए हुए हैं पैसे, अब वहां से वो निकालेंगे पैसे, तो ये पैसे 500 करोड़ यहां से निकल गए, और वो पैसे कहां चले गए, अब आरबीआई के पास चले गए। तो अब देखिएगा ये प्रोसेस होने में मार्केट में पैसे क्या हो गए, 500 करोड़ निकल गए, मतलब कि कम हो गए, पहले ज्यादा थे अब कम हो गए। क्लियर है। तो यहां पर सीधा सा एक कॉन्सेप्ट प्रश्न बनता है, प्रश्न यहां पर यह पूछा जाता है कि जब मार्केट में हाई लिक्विडिटी है, पैसे ज्यादा हैं, तो उस परिस्थिति में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदा जाएगा या बेचा जाएगा, किसके संदर्भ में, आरबीआई के संदर्भ में। तो आरबीआई ऐसी परिस्थिति में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बिक्री करती है, सेल करती है। अब यही आते हैं मार्केट में लिक्विडिटी कम है, लिक्विडिटी कम है तो आरबीआई क्या करेगी, यहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेस करेगी, खरीदेगी। क्योंकि जैसे मान लीजिए 1000 करोड़ को परचेस करती है, बैंकों के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होगा, अब ये परचेस किया गया, तो आरबीआई अब इनको कैश में नगद देगी 1000 करोड़ रुपए नगद देगी। अब बैंक तो अपने पास ये पैसे नहीं रखेंगे, बैंक अपने पास तो पैसे कोई नहीं रखते हैं, वो इंटरेस्ट उसको चाहिए, तो बैंक क्या करेगी, लोन देगी। अब मार्केट में पहले कम पैसा था, अब देखिए यहां पर ये प्रोसेस होने के बाद मार्केट में ज्यादा पैसा 1000 करोड़ और आ जाएगा मार्केट में। तो लो लिक्विडिटी है तो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का परचेस करती है, खरीदती है, जिससे कि मार्केट में पैसे बढ़ सके। और तीसरा केस यहां पर है कि बैलेंस्ड है, ना पैसे ज्यादा है मार्केट में ना कम है, तो ऐसी परिस्थिति में कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा, नो एक्शन, जरूरत ही नहीं है इसमें एक्शन लेने की। तो ये ओपन मार्केट ऑपरेशन का पूरा प्रोसेस हो गया, और इसमें किस तरह से सेल और बिक्री होता है उनसे संबंधित सारे तथ्य हो गए। अब इसमें किसी को डाउट है, कहीं पर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप यहां पर पूछ सकते हैं। कि नहीं, वो कोई डाउट है?
ओके, तो यहां पर कौन कौन अभी हमने डिस्कस किया, तो एक बार फिर इसको देख लेते हैं। रेपो रेट हो गया, इसका रेट यहां पर लिखते जाइए, रेपो रेट का नहीं बताए थे ना, इसको लिख लीजिएगा। रेपो रेट जो है वो 4% है और रिवर्स रेपो रेट है वो 3.35% है अभी वर्तमान में। CRR 4%, SLR 18%, MSF 4.25%, बैंक रेट भी 4.25%। ओपन मार्केट ऑपरेशन तो एक प्रक्रिया है। अब यहां पर देखिएगा, एक कॉन्सेप्चुअल प्रश्न यहां पर आते हैं आपके एग्जाम में कि आरबीआई ने रेपो रेट कम किया या फिर CRR को कम किया, बढ़ाया। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले अगर पढ़े होंगे आप लोग, तो CRR 3% था, अभी 4%, पहले भी 4% था, फिर बीच में 3% किया गया, फिर 4% कर दिया गया। तो जैसे कि एक यहां पर प्रश्न आ सकता है कि आरबीआई ने रेपो रेट या बैंक रेट रिड्यूस किया, कम किया। मैंने पहले मान लीजिए 6% था, अब इसको कम करके 5% किया गया, तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है अर्थव्यवस्था पर? हो सकता है कि ये बढ़ाया भी गया हो, मान लीजिए पहले 6% था, अब इसको 5%, 6% था, अब इसको 5% कर, सॉरी 7% कर दिया गया, ये बढ़ाया गया, तो इससे क्या अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है? तो यहां पर देखिए, पहला केस हम लोग देते हैं, जब रिड्यूस किया गया, रिड्यूस, इससे क्या अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा? ऐसे परिस्थिति में अगर रेपो रेट अगर आरबीआई कम कर रही है, तो वो चाहती है कि मार्केट में पैसे का फ्लो बने और पैसा जाए, क्योंकि देखिए रेपो रेट को या फिर बैंक रेट को कम करने का अर्थ है कि मार्केट में जो लोन दिए जा रहे हैं वो बैंक अब कम करेंगे। ये क्यों किया जाएगा? तो जैसे कि आरबीआई ने लोन दिया बैंक को, पहले मान लीजिए 6% के आधार पर मिलता था, तो महंगे दर पर बैंक को ही लोन मिल रहा था, तो बैंक उस समय महंगे रेट पर ही मान लीजिए 15% पर अपने ग्राहकों को लोन देती है। अब आरबीआई ने अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया, बैंक रेट या रेपो रेट 5%, तो बैंक को अब सस्ते ऋण मिल रहे हैं, तो अब बैंक जो लोन देगी, अब ये भी संस्था करेगी, ग्राहकों को लोन देगी, वो सस्ते देगी। मान लीजिए इसको 12% कर दिया गया, समझ रहे हैं? तो इससे क्या हो रहा है कि यहां पर आरबीआई अगर रेपो रेट को कम कर रही है, रिवर्स रेट, सॉरी, या फिर बैंक रेट को कम कर रही है, इसका मतलब कि बैंक भी अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करेंगे। इससे क्या होगा? मार्केट में तरलता बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। तो यहां पर एक चीज नहीं समझ में आता स्टूडेंट को, अगर बोल दिया गया रिड्यूस हो रहा है, तो ऑप्शन रहता है कि बढ़ेगा घटेगा तरलता। तो अगर रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट या फिर सीआरआर भी अगर रिड्यूस किया जाता है, तो मार्केट में तरलता, पैसे की मात्रा बढ़ती है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो लोग ज्यादा लोन लेंगे, इस पर्पज से। अब यहां पर जैसे इसका उल्टा, रेपो रेट बढ़ाया गया, सीआरआर बढ़ाया गया, बैंक रेट बढ़ाया गया, तो पहले 6% था, अब 7% हो गया। तो बैंक लोन ही, मतलब कि जो बैंकों को लोन मिल रहा है आरबीआई से, वो महंगे रेट पर, पहले से महंगे रेट पर, तो अब बैंक भी रेट ऑफ इंटरेस्ट अपना बढ़ा देंगे। तो मतलब आरबीआई अब चाहती है कि मार्केट में पैसे अब कम जाएं, ये पर्पस होता है। तो इसमें अगर इंक्रीज किया रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो पैसे की तरलता जो है मार्केट में रिड्यूस करेगी, कम होगी। और अगर इसमें रिड्यूस किया गया है, तो पैसे की तरलता इसमें इंक्रीज करेगी। क्लियर है? अब सीआरआर के केस में भी देख सकते हैं यहां पर, जैसे कि आरबीआई ने सीआरआर या एसएलआर को बढ़ाया या घटाया। सीआरआर एसएलआर क्या है? एक रिजर्व है, ये ध्यान रखिएगा, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, एक रिजर्व है कि मान लीजिए 100 रुपया बैंकों का है, मतलब 100 रुपया मान लीजिए एनडीटीएल है, एनडीटीएल का ही कुछ परसेंटेज आरबीआई के पास या फिर अपने पास रखना पड़ता है। आरबीआई ने पहले 4% था, अब 3% कर दिया सीआरआर। तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसे कि मान लीजिए 100 का 3 रुपया आरबीआई के पास रखना पड़ता था, सॉरी पहले 4 रुपया रखना पड़ता था, अब लेकिन 3 रुपया ही रखना पड़ रहा है। तो मतलब कि अब बैंकों के पास 1 रुपया बच गया, तो 1 रुपया वो क्या करेंगे? अपने पास तो नहीं रखेंगे, वो लोगों को लोन देंगे। जैसे कि भी कोरोना काल में ये घटा दिया गया था, पहले 4 था, अभी 3 कर दिया गया था। क्यों?
क्योंकि कोरोना काल में आर्थिक तंगी हो गई थी, लोगों के पास पैसे कम थे, तो इसीलिए बैंकों में ये कम कर दिया गया कि बैंक के पास ज्यादा मात्रा में रिजर्व मतलब फंड हो जिससे कि वो लोन दे सके। तो 1 रुपया के यहां पर रिजर्व कम रखना पड़ रहा है 1% का, तो ये पैसे बैंक अपने पास तो नहीं रखेंगे, लोन के रूप में देंगे, तो ये प्रभाव पड़ता है। तो इससे क्या होगा, मार्केट में तरलता बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। अगर CRR रिड्यूस हुआ है, CRR कम हुआ तो तरलता बढ़ेगी। CRR अगर ज्यादा किया गया तो तरलता, CRR या SLR दोनों, तरलता घटेगी। तो एग्जाम में ये पूछा जाता है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि तरलता कब बढ़ती है कब घटती है, मतलब पैसे का प्रवाह फ्लो ऑफ मनी सर्कुलेशन, तो क्या होगा यहां पर। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना, एग्जाम में ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। और फिर ओपन मार्केट ऑपरेशन तो हम बता चुके हैं। तो फाइनली ये जितने भी संबंधित टॉपिक थे वो सारे हमने यहां पर डिस्कस कर लिए हैं। अब इसमें एक एनपीए के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एनपीए होता क्या है? अब इसमें किसी को डाउट है, इसमें कुछ पूछना चाहते हैं तो आप यहां पर पूछ सकते हैं। परसेंटेज आप लिख दिए ना, और एग्जाम से पहले एक बार नोट भी कर लीजिएगा, जहां परसेंटेज लिखे हैं एग्जाम से पहले एक बार देख के जाए। कहां देखिएगा, तो आरबीआई की वेबसाइट खोलिएगा, वहां पर दिखेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। टेस्ट लेंगे तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे, और जल्दी टेस्ट होगा ये कंप्लीट हो जाने के बाद। अब यहां पर एक एनपीए डिस्कस कर लेते हैं, एनपीए और एक बेसल नॉर्म्स। एनपीए क्या होता है? जैसे कि बैंक देखते होंगे लोन देते हैं, बैंक क्या करते हैं, लोन देते हैं। लोन बैंक के लिए क्या, एक संपत्ति है, अपने घर का संपत्ति लोन के रूप में दिया जाता है, तो उसी पर तो ब्याज इनको मिलता है, तो ब्याज के लालच में लोन देते रहते हैं। और विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे लोग रहेंगे तो वो तो बैंक को ही लूट के भाग जाएंगे विदेश। तो एनपीए इसी वजह से बढ़ता है, लालच में देते रहते हैं, जो नियमों का पालन नहीं करते हैं, कुछ बिना देखे। वो विजय माल्या जैसे व्यक्ति हमारे बैंक में आए लोन लेने, तो 2 लोन जितना मांग रहा है और फिर पैसा लेके भाग गया। एनपीए का सीधा सा अर्थ है वह दिया गया लोन जिस पर या तो मूलधन या फिर ब्याज जो वापस नहीं मिल रहा है, वो एनपीए कहलाता है। मतलब सीधा सा बैड लोन्स जो रिकवर नहीं हो रहा है, ब्याज तो छोड़िए, मूलधन भी रिकवर नहीं हो रहा है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, लोन अमाउंट है, वो भी रिकवर नहीं हो पा रहा है, उसी को एनपीए कहा जाता है। एक सामान्य से रूप यहां पर नियम बनाया गया आरबीआई के द्वारा कि एक लोन अमाउंट कब एनपीए कहलाएगा, यह भी सवाल उठता है। तो एक लोन अमाउंट एनपीए तब कहलाता है जब या तो उस पर मिलने वाला ब्याज या फिर उस पर मिलने वाला मूलधन 90 दिन से ज्यादा हो गया लेकिन वो रिकवर नहीं हो रहे, मतलब मिल नहीं रहे हैं, तो वो कहलाएगा एनपीए। एनपीए में बहुत सारे होंगे। अब मान लीजिए 90 दिन से ज्यादा हो गया, 1 साल हो गया कोई का, अभी 6 महीना हो गया, 1 साल से ज्यादा हो गया, तो उसको भी अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। कुछ एनपीए सब स्टैंडर्ड एसेट्स होते हैं। जब एनपीए की अवधि 12 महीने से कम की होती है तो सब स्टैंडर्ड एसेट कहलाता है। जब एनपीए की अवधि 12 महीने से ज्यादा होती है, 12 महीने तक, तो वो डाउटफुल एसेट्स कहलाता है। और लॉस एसेट्स मतलब सीधा सा कि अब वो वसूला ही नहीं जा सकता है, अब देश छोड़ के चला गया या दुनिया छोड़ के ही चला गया तो बैंक अब कहां से वसूल करेगी, इसी को कहा जाता है लॉस एसेट्स। बैंक ने लोन दिया लेकिन अब रिकवर नहीं हो पाएगा, तो उसी को कहा जाता है लॉस एसेट्स। क्लियर है? अब इसमें अगला पॉइंट है एक बेसल नॉर्म्स, बेसल प्रणाली। बेसल प्रणाली है क्या, इसको समझिए। ये बेसल प्रणाली एक अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग संबंधित बनाई गई नियमावली है। इसे बनाता कौन है, तो बीआईएस का ही एक कमिटी है जिसका नाम है बीसीबीएस। सबसे पहले तो बीआईएस जानना होगा। बीआईएस एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1930 में की गई थी।
BIS एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1930 में की गई थी। क्लियर है? बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट इसका फुल फॉर्म होता है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। इसके मेंबर कौन होते हैं? एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है तो इसके मेंबर कौन होते हैं? तो इसके मेंबर होते हैं दुनिया के जो देश के केंद्रीय बैंक होते हैं वो इसके मेंबर होते हैं। अभी इसके 60 केंद्रीय बैंक, 7 सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो BIS के मेंबर हैं, जिसमें कि भारत भी का भी RBI BIS का मेंबर है। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये बेसल, स्विट्जरलैंड में एक बेसल शहर ही है। बेसल जो ये B फॉर बेसल है ना, ये शहर का नाम है। क्लियर है? तो उसी के द्वारा ये एक कमिटी गठित की गई जिसका नाम है BCBS, बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। इस कमिटी के द्वारा नियम बनाए जाते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, जो केंद्रीय बैंक जो इसके मेंबर है उन नियमों का पालन करें और अपने देश में, चूंकि किसी देश की अर्थव्यवस्था में बैंकिंग का अभी आज की डेट में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल है। बैंक जो होते हैं अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होते हैं, अगर वो थोड़ा गड़बड़ाया तो अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाती है, इसीलिए ये नियम बनाए जाते हैं। तो अभी तक BCBS ने 3 बेसल नॉर्म्स बनाए हैं, बेसल 1, बेसल 2 और बेसल 3। भारत, चूंकि भारत का RBI भी इसका मेंबर है तो भारत भी इनके नियमों का पालन करता है। भारत अभी वर्तमान में बेसल 2 का पालन करता है। एग्जाम में ये बहुत बार पूछा गया है। तो भारत बेसल 2 के नियमों का पालन करता है। अब ये बेसल जो नॉर्म्स हैं ये कब कब बनाए गए थे? तो बेसल 1 जो था ये 1988 में बनाया गया था। भारत ने इसको 1999 में अपनाया था। बेसल 2 जो है वो 2004 में प्रकाशित हुआ था और भारत इसी को ही अपनाया हुआ है। अभी RBI इसे अपनाया हुआ है। एग्जाम में पूछा जाता है। बेसल 3 भी आ चुका है, 2010 में आया था। ये तब आया था, आपको याद होगा 2008 में एक महामंदी, विश्व महामंदी आई थी, जिसमें कि विश्व अर्थव्यवस्था के बहुत बड़े बड़े जो विकसित देश थे, खासकर विकसित देशों पर इसका प्रभाव पड़ा था। भारत पर उतना प्रभाव नहीं था। अमेरिका के करीब 200 से ज्यादा बैंक बंद हो गए थे। तो उसी के बाद ये बेसल 3 आया था 2010 में, लेकिन भारत अभी इसको अपनाया नहीं है। क्लियर है? भारत अभी बैंकिंग प्रणाली में बेसल 2 के जो मापदंड हैं उनका पालन करती है। तो ये बेसल से संबंधित जो संबंधित तथ्य थे उन सब के बारे में हमने यहां पर डिस्कस कर लिया है। फाइनली अब जो सेशन है वो कंप्लीट होता है बैंकिंग से संबंधित। आज के सेशन में किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप यहां पर पूछ सकते हैं।